वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर 2011 का बायोलॉजी का पेपर है। इस पेपर को हम सोल्व करेंगे। जैसा कि आपको पता है, बायोलॉजी के स्कूल लेक्चरर के सेकंड पेपर में टोटल 150 यानी 150 क्वेश्चन आते हैं। इसमें से 120 तो आपके सब्जेक्ट के यानी बायोलॉजी के हैं और रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चन है वो होंगे साइकोलॉजी के। ठीक है, तो हम इस क्लास में बात करेंगे बायोलॉजी के 120 क्वेश्चन के। 2011 का पेपर है ये। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी, ये पूछा है। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन नाम आते ही आपको पता है किसने दी थी, ये दी थी चार्ल्स डार्विन ने। तो फर्स्ट का ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, कार्टविल स्ट्रक्चर क्या दर्शाती है, यानी किसकी स्ट्रक्चर होती है कार्टविल जैसी, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रियोल या न्यूक्लियोलस। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है कार्टविल की वो होती है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल को बोलते हैं हम सेंट्रियोल ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी सेंट्रियोल ही लिखा हुआ है। तो ये अपना ऑप्शन सही है, दूसरे का तीसरा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स आर फाउंड इन। माइटोकॉन्ड्रिया के बादल कहाँ पाए जाते हैं, तो स्पर्म, ओवम, अमीबा या ऑल। याद रखना, अमीबा में माइटोकॉन्ड्रिया के क्लाउड्स नहीं होते, वहाँ पे एक क्या ऐसा कह सकते हैं ग्रुप की फॉर्म में, एक पट्टी की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, ये प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं ओवम में। ठीक है ना, अंडाणु में प्रेजेंट होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर फोर, द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन वुमन इन। स्त्री में निषेचन का स्थल कौन सा है, ओवरी, सर्विक्स, फेलोपियन ट्यूब या यूटेरस। तो याद रखना, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, और फेलोपियन ट्यूब में भी अगर फिक्स जगह का नाम पूछ ले, पोजीशन पूछ ले, तो इस्थमस और एम्पुला का जो जंक्शन होगा ना, वहाँ पे होगा। ठीक है, कहाँ पे, इस्थमस और एम्पुला के जंक्शन में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। अगला है अपने पास क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्या कहता है देखो, ये चूज द ओड वन। चार ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा असंगत है वो आपको देखना है। पहला है माइक्रोपाइल, दूसरा है न्यूसेलस, तीसरा एम्ब्रियोसेक और चौथा है पोलन ग्रेन। देखो, माइक्रोपाइल, न्यूसेलस और एम्ब्रियोसेक, ये सारी ही स्ट्रक्चर किससे रिलेटेड है, ये फीमेल गेमेटोफाइट से स्ट्रक्चर रिलेटेड है प्लांट की। और जो पोलन ग्रेन है वो मेल यानी एंड्रोशियम से रिलेटेड है। तो अपना ओड क्या हो गया, असंगत कौन सा हो गया, ऑप्शन 4 पराग कण हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ स्पिंगोलिपिड इज। स्पिंगोलिपिड से निर्मित संरचना कौन सी है वो देखनी है। पहला है माइलिन शीथ, दूसरा निसेल्स बॉडी, तीसरा न्यूरोलिमा और चौथा है डेंड्रॉन। तो याद रखना, स्पिंगोलिपिड से माइलिन शीथ बनी होती है। ठीक है, न्यूरॉन्स की जो माइलिन शीथ होती है ना, वो स्पिंगोलिपिड की बनी होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, द सेल्स सिक्रेटिंग हिस्टामिन। हिस्टामिन का सिक्रेशन कौन से सेल्स करती है, तो याद रखना मास्ट सेल करती है। ठीक है, मास्ट सेल। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, द एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज। देखो, जो फूड होता है ना, फूड की कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है, और उसमें वापस 3 लेयर होगी, इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प। और मैंगो में जो एडिबल पार्ट होगा वो होगा फ्लेशी मेसोकार्प। ठीक है, अगर कोकोनट का यहाँ पे पूछता तो कोकोनट में एडिबल पार्ट क्या होता है, कोकोनट में होता है एंडोस्पर्म। ठीक है, और अगर एप्पल में पूछे, है ना, एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, तो उनमें होता है फ्लेशी थैलेमस। ठीक है, और सीड और एंडोस्पर्म किस में होता है, कोकोनट में होता है। कोटिलीडोन्स किस में होते हैं, तो डाइकोट जितने भी सीड्स होते हैं ना, उनमें कोटिलीडोन्स उनका एडिबल पार्ट होगा। तो मैंगो में कौन सा हो गया अपने, फ्लेशी मेसोकार्प। गूदेदार मध्य फल भी थी, खाने योग्य भाग है मैंगो का। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया इज। सिंपल से कहे तो बैक्टीरिया में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो 70S प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम देखो आपको यहाँ पे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि यूकैरियोटिक सेल में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, तो याद रखना यूकैरियोटिक सेल में दोनों तरह के होंगे। अगर यूकैरियोटिक सेल की हम अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो वहाँ पे ATS टाइप के राइबोसोम होंगे, और अगर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के प्लाज्म की बात करें, उसके साइटोप्लाज्म की बात करें, तो वहाँ पे 70S टाइप के होंगे। ठीक है ना, याद रखना दोनों टाइप के होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ओनली 70S टाइप के मिलते हैं। और इस 70S की भी वापस अगर सब यूनिट देखनी हो तो आपको -20 कर देते जाना है, तो इसकी 50S और 30S सब यूनिट हो जाएगी।
ठीक है। और एस का मतलब होगा यहाँ पे स्वेडबर्ग कोफिशिएंट या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, दोनों कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फॉर पेपर्स इज फाउंड इन कंपोजिटी। जो कंपोजिटी फैमिली है, अब इसका नाम एस्ट्रेसी फैमिली भी है, इसमें पेपर्स किसके लिए पाया जाता है, याद रखना इसमें पेपर्स का काम होता है एयर डिस्पर्सन, यानी वायु प्रकीर्णन है ना, वो इसका काम है पेपर्स का। और पेपर्स क्या होता है, तो याद रखना इसमें पेपर्स जो कैलिक्स के बाद में जो कोरोला की स्ट्रक्चर होती है ना, कोरोला इसके पेपर्स में मॉडिफाई होते हैं, ठीक है। कैलिक्स जो होते हैं ना वो पेपर्स में मॉडिफाई होते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। कोरोला तो होते हैं लेकिन जो कैलिक्स हैं वो पेपर्स में मॉडिफाई होते हैं, वाइट कलर के होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, हेवर्शियन सिस्टम किसका स्पेशल फीचर है, ठीक है। तो हेवर्शियन सिस्टम बोन्स ऑफ मेमस, ओनली मेमस की बोन में हेवर्शियन सिस्टम प्रेजेंट होता है। और क्या होता है हेवर्शियन सिस्टम का मतलब, यानी जो मेमस की बोन होती उसमें न्यूरॉन्स और ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, उसी को हम हेवर्शियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, द साइट इन ओव्यूल वेयर फ्यूनिकल इज अटैच्ड। बीजांड का वह स्थान जिससे बीजांड व्रंत जुड़ता है उसको बोलते हैं हम हाइलम, यानी नाभिका कहेंगे, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ कोल्ड एज ट्रिपल वैक्सीन। ट्रिपल वैक्सीन किसको कहेंगे हम, पहला है BCG, DPT, टेब या ऑल ऑफ द अबव। तो याद रखना है इसमें DPT, ठीक है। डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटेनस, ये DPT वैक्सीन ट्रिपल वैक्सीन है। अगला है सर्टोरी सेल्स आर फाउंड इन। सर्टोरी सेल्स कहाँ पे होगी, सर्टोरी सेल्स प्रेजेंट होती है टेस्टिस में, ठीक है। और सर्टोरी सेल को हम इंटरस्टिशियल सेल भी कहेंगे, ठीक है, याद रखना है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, डॉट्स प्रोग्राम कंसर्न इन। तो डॉट्स जो प्रोग्राम है वो क्षय रोग के उन्मूलन से हैं। और याद रखना क्षय रोग हम बोलते हैं TB को, ठीक है, जो बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से TB होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, द टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग्स इज। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है ह्यूमन बींग में, तो याद रखना 500 ml होगा। और क्या होता है टाइडल वॉल्यूम या ज्वारीय आयतन, तो हम नॉर्मली कितनी एयर सांस लेने के टाइम हम कितनी बाहर छोड़ रहे हैं और कितनी अंदर ले रहे हैं, तो या बाहर छोड़ो वो काउंट करो या अंदर ले रहे वो करो। तो नॉर्मली ये 500 ml होती है, आधा लीटर होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, द एम्ब्रियो सेक ऑफ पाइनस इज। पाइनस का जो एम्ब्रियो शेक होता है, भ्रूण कोश होता है, वो किस टाइप का होता है, हेप्लॉइड, डिप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड या ट्रिप्लॉइड। तो याद रखना ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, क्योंकि देखो एम्ब्रियो सेक की अगर हम डायरेक्ट प्लॉइडी की बात करें तो उस प्लॉइडी को हम डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि प्लॉइडी में एम्ब्रियो सेक में क्या क्या होता है, एंटीबॉडल सेल भी होगी, सेकेंडरी न्यूक्लियस भी है, एग सेल भी है और सिनर्जिड भी है, ठीक है ना। और ये इसने पूछ लिया था पाइनस यानी जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था, तो ये क्वेश्चन हो गया था डिलीट। अगर आपको यहाँ पे ये पूछता है कि जो पाइनस का एंडोस्पर्म है वो किस टाइप का होता है, तो याद रखना हेप्लॉइड होगा, ठीक है ना। जिम्नोस्पर्म के जितने भी एंडोस्पर्म होते हैं वो हेप्लॉइड होते हैं और विदाउट फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन से भी पहले उनका फॉर्मेशन हो जाता है। और एंजियोस्पर्म की अगर हम बात करें तो उसके जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होते हैं, ट्रिपल फ्यूजन से उसका फॉर्मेशन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इन ह्यूमन बींग्स सेक्स ऑफ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय। यानी मनुष्यों में संतति का लिंग निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो याद रखना पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा, सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर, इससे सेक्स डिटरमाइन होगा। दो टाइप के स्पर्म होते हैं, एक्स और वाई वाले। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन पोलन ट्यूब इंटर्स थ्रू द इंट्यूगमेंट्स इज कॉल्ड। देखो जो हमारी पोलन ट्यूब है उसकी एंट्री के बेसिस पे हम 3 टाइप का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं यहाँ पे। एक होता है पोरोगेमी, दूसरा होता है चेलेजोगेमी और तीसरा होता है मीजोगेमी। बेसिकली ये 3 टाइप होंगे। पोरोगेमी क्या होगा, अगर जो पोलन ट्यूब है वो माइक्रोपाइल से एंटर करती है एम्ब्रियो सैक में तो उसको कहेंगे हम पोरोगेमी। अगर चेलेजल पार्ट से एंटर कर रही है उसको चेलेजोगेमी कहेंगे। और मीजोगेमी किसको कहेंगे, अगर इंट्यूगमेंट्स पार्ट से एंटर करती है तो उसको कहेंगे हम मीजोगेमी। तो ऑप्शन हो गया अपना सेकेंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर फर्टिलाइजिंग इन। देखो 2 टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एक होता है फर्टिलाइजिन और दूसरा होता है एंटी फर्टिलाइजिन।
तो फर्टिलाइजिन कहाँ प्रेजेंट होता है वो पूछा है। तो याद रखना जो फर्टिलाइजिन है वो ओवम की सरफेस पर प्रेजेंट होगा। फर्टिलाइजिन कहाँ पे होगा, ओवम। और ये किससे बना होता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और ग्लाइकोप्रोटीन विच इज़ फाउंड इन सरफेस ऑफ ओवम। और एंटी फर्टिलाइजिन होता है वो स्पर्म की सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। ग्लाइकोप्रोटीन और ओवम की सरफेस पे फर्टिलाइजिंग। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, इन विच द ओव्यूल इज कवर्ड नॉट कवर्ड बाय ओवरी। किसमें बीजांड अंडाशय से ढका नहीं होता है। याद रखना जो ओव्यूल है वो किस में कवर्ड नहीं होता है, वो जिम्नोस्पर्म में नहीं होता है, ठीक है। बाकी एंजियोस्पर्म वगैरह में सब में होता है, टेरिडोफाइटा ब्रायो में सब में होता है, ठीक है। अगला है सेलिएंट फीचर्स ऑफ बायोजूस इज, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोजूस का मेन काम क्या, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट काम है, और उसमें एक भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है। तो इट इज़ विदाउट एंजाइम, यानी इसमें एंजाइम नहीं होगा, ठीक है। अपना लीवर बनाता है बायोजूस, और उसको स्टोर करता है कौन, गोल ब्लैडर। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, पोडोसाइट सेल्स आर फाउंड इन। तो पोडोसाइट सेल होती है वो किडनी में प्रेजेंट होती है, और क्या करती है ये यूरिन के फिल्ट्रेशन का काम करेगा। जैसे छलनी होती है ना पानी छानने की, चाय छानने की, उस तरह से ये भी क्या करेगा, पोडोसाइट सेल एक स्लिट लाइक सरफेस प्रोवाइड करवाएगा, और उसमें से होके क्या होगा, जो काम की जो चीज़ें नहीं है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह के अलावा जो भी वेस्ट पार्ट होते हैं, जैसे यूरिया वगैरह है, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, वो सारे छन के कहाँ चले जाते हैं, वो बोमेंस कैप्सूल के थ्रू हैंड लूप में चला जाते हैं, ठीक है। तो पोडोसाइट प्रेजेंट होगी किडनी में। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स इज फाउंड इन। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ना वो होता है पॉन्स में, ठीक है। ये अपने रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, जो अपन कितना अपनी सांस कैसे चलती है उसको रेगुलेट करता है ना जो सेंटर, उसको बोलते हैं न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और पॉन्स क्या है, हमारे जो हाइंड ब्रेन है उसका एक पार्ट है। अगला है स्टिल इंक्लूड्स, स्टिल यानी रंभ में क्या क्या आते हैं, तो पीथ एंड वेस्कुलर बंडल। पीथ और वेस्कुलर बंडल दोनों को हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं स्टिल, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं पेरिसाइकिल के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसको हम स्टिल कहेंगे, बट पेरिसाइकिल इसमें इंक्लूड नहीं होगा, पीथ और वेस्कुलर बंडल को कहेंगे हम। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, द प्लेसेंटा फाउंड इन काउ एंड गोट इज। गाय और बकरे में किस प्रकार की प्लेसेंटा प्रेजेंट होगी। तो याद रखना कोटाइलिडनरी, ठीक है, यानी बीजपत्री प्लेसेंटा प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन विच इज कॉल्ड एज रेप्टाइल लाइक मैमल। किसे सरीसृप नुमा स्तनी कहेंगे। तो बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ, याद रखना है स्पाइनी एंटीटर को बोलते हैं हम रेप्टाइल लाइक मैमल्स, स्पाइनी एंटीटर, ठीक है। कंटकी चिट्टीखोर को बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, द पिथ ऑफ ग्राउंड टिश्यू इज मेड अप ऑफ। जो पिथ होता है ना ग्राउंड टिश्यू का, वो किसका बना होता है, तो पिथ बना होता है हमेशा पेरेन्काइमटस सेल का। अगला है ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रेट। ऑक्जेंटिक सेल्स या जो चिप सेल्स होती है वो किसका सिक्रेशन करेगी, तो ऑक्जेंटिक सेल सिक्रेशन करती है HCl का, ठीक है। अपने स्टमक में HCl का सिक्रेशन करेगी। क्वेश्चन कितने 29 हो गए। ये है क्वेश्चन नंबर 30। यहाँ पे आपको देखना है निम्न में कैसे कौन सा एंटी कोएगुलेंट है, कौन सा प्रतिस्कंदन है, A हिपेरिन, B हीरोडिन, C हिस्टामिन और D सीरोटोनिन। इन चारों में से देखना है। तो याद रखना हिपेरिन और हीरोडिन दोनों ही एंटी कोएगुलेंट्स है, यानी प्रतिस्कंदनकारी है, ठीक है, ब्लड को जमने नहीं देते हैं। तो ऑप्शन हो गया अपना थर्ड वाला, A और B दोनों सही है। अगला है कैस्पेरिन स्ट्रिप्स इज फाउंड इन द सेल्स ऑफ। तो याद रखना जब प्लांट, आपने प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ी होगी तो प्लांट एनाटोमी में आया होगा आपके, ये फिजियोलॉजी एनाटोमी में कैस्पेरिन जो स्ट्रिप्स होती है वो एंडोडर्मिस में प्रेजेंट होगी। और आपने देखा होगा जो वाटर का जो मूवमेंट होता है प्लांट में, रूट हेड से जाइलम तक जो मूवमेंट होता है वो दो तरह से हो सकता है, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। जो एपोप्लास्ट वाला मूवमेंट होता है वो सेल वॉल के थ्रू होता है, लेकिन वो कंप्लीट ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इपिडर्मिस के बाद में कॉर्टेक्स तक तो वो वाटर जा सकता है सेल वॉल के में होके, लेकिन एंडोडर्मिस में वो वाटर क्रॉस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एंडोडर्मिस के सेल वॉल में क्या होती है, कैस्पेरिन स्ट्रिप होती है, इसलिए फिर वो उसको सिम्प्लास्ट के थ्रू जाना होता है, ठीक है। तो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट अगर आपने पाथवे पढ़ रखा है तो आपको पता होगा एंडोडर्मिस में कैस्पेरिन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 32, एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन कितने यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो याद रखना
लगभग 40 ग्राम, ठीक है, 25 से 40 ग्राम के बीच में अगर ऑप्शन हो वही सही करना है आपको। अगला है वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड है, मनुष्य गुणसूत्रों के किस समूह में वाई क्रोमोसोम आता है? तो वाई क्रोमोसोम याद रखना जो सबसे लास्ट वाला ग्रुप है, जी ग्रुप, ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है। कितने ग्रुप बना रखे हैं? 7 ग्रुप बना रखे हैं, उसमें से जो जी वाला ग्रुप है उसमें वाई क्रोमोसोम आता है। अगला है एजोला इज एग्जाम्पल ऑफ, एजोला स्मॉलेस्ट टेडोफाइट है, सबसे छोटा जो टेडोफाइट होता है ना वो एजोला होता है, ठीक है। और एजोला के साथ में एक सिम्बायोटिक एल्गी भी होती है, साइनोबैक्टीरिया भी होता है जिसको बोलते हैं एनाबिना एजोली, ठीक है, एनाबिना प्रेजेंट होगा। और अगर एजोला को हम चावल के खेत में उगाए तो चावल का जो प्रोडक्शन होता है ना वो 50% बढ़ जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है HIV वायरस किस टाइप का वायरस है? तो इसमें कुछ ऑप्शन भी दे रखे हैं, 4 ऑप्शन। पहला रेट्रो वायरस, दूसरा RNA वायरस, तीसरा DNA वायरस और चौथा HTLV-3। तो याद रखना जो हमारा HIV है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये रेट्रो वायरस और RNA वायरस दोनों तरह का होता है, DNA वायरस नहीं होगा। तो देख लो जो C ऑप्शन आ रहा है वो अपना ऑप्शन ही गलत है, C किसी में नहीं आना चाहिए, पहला दूसरा और चौथा तीनों में C आ रहा है तो वो तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन कौन सा हो गया अपने? थर्ड हो गया, ठीक है, A, B और D। अगला है क्वेश्चन नंबर 36, एंड्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय, एंड्रोजन्स यानी टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कौन करेगी? लीडिंग सेल करेगी जो टेस्टिस में प्रेजेंट होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फूड चेन दे रखी है, इस फूड चेन को आपको सही कौन सी है वो देखना है। तो देखो सबसे पहले ग्रास आएगी, ग्रास को खाने वाला कौन है? ग्रास होफर है, ठीक है, टिड्डा, और टिड्डे को ग्रास होफर को खाएगा फ्रॉग, फ्रॉग को खाएगा स्नेक और स्नेक को लास्ट में खा जाएगा ईगल। तो ये अपनी चौथा जो ऑप्शन है वो करेक्ट फूड चेन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 38, साइकस में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन साइकस। तो वो याद रखना बुलबिल्स के थ्रू होगा। अगर आपने साइकस का पेड़ देखा हो तो उसके पेड़ के स्टेम पे देखोगे ना तो छोटी छोटी बर्ड निकली रहती है, एडवेंटिशियस बर्ड, और उसी से नया प्लांट डेवलप होगा, वो उसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का तरीका है, उनको हम बुलबिल्स बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है 39, द कॉज ऑफ लेबर पेन इज, जो प्रसव पूर्व पीड़ा होती है ना उसका रीज़न कौन सा हार्मोन है? याद रखना ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन 2 चीज़ें करेगा, एक तो बच्चे के बर्थ में हेल्प करेगा और दूसरा मिल्क के सिक्रीशन में। जो ब्रेस्ट होते हैं फीमेल के, ब्रेस्ट में मिल्क के प्रोडक्शन में तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का रोल है, ठीक है। याद रखना मिल्क का सिक्रीशन कौन करता है? मिल्क का सिक्रीशन या प्रोडक्शन तो करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन उसको ब्रेस्ट से बाहर निकालने का काम यानी रिलीज करवाने का काम, और बच्चे के प्रेगनेंसी के टाइम बच्चे को बाहर निकालने का काम, ये दोनों ही काम करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम लव हार्मोन भी कहेंगे, ठीक है। पेरेंटल केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 40, बिखरे हुए संवहन पुल निम्नलिखित में से किसके तने की विशेषता है? याद रखना अगर मोनोकोट का स्टेम देखा हो, जैसे गेहूं है, चावल है इनका या मक्के का, तो इसके स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो सारे बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। तो स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल किसका एग्जाम्पल हो गया? हमारे मोनोकोट स्टेम का हो गया, ठीक है, ऑप्शन सेकेंड 40वें क्वेश्चन का। अगला है क्वेश्चन नंबर 41, पिरामिड ऑफ एनर्जी इज, देखो एनर्जी का पिरामिड हमेशा अपराइट होगा, याद रखना। 3 टाइप के पिरामिड्स होते हैं, पिरामिड्स ऑफ मास, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी और अगला होगा पिरामिड्स ऑफ नंबर। तो एनर्जी का हमेशा अपराइट होगा, बाकी मास का और जो नंबर का है वो अपराइट भी हो सकते हैं और इन्वर्टेड, दोनों तरह से हो सकते हैं। वो कंडीशन डिपेंड करता है किस टाइप के आप सिस्टम ले रहे हो, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 42, 3F हार्मोन किसे कहते हैं हम? देखो याद रखना यहाँ पे 3F पूछा ना, 3F का मतलब क्या होता है? फियर, फाइट एंड फ्लाइट, ये 3F का मतलब है। और कभी कभी हम इसको 4S हार्मोन भी कहेंगे। 4S का मतलब क्या होता है? सोल्ट, शुगर, स्ट्रेस एंड सेक्सुअल बिहेवियर। 3F 4S हार्मोन, या ऐसा कह सकते हैं इमरजेंसी हार्मोन कैसा कहेंगे? तो वो है हमारा एड्रिनलिन हार्मोन। और इसको कौन रिलीज़ करेगा? इस हार्मोन को रिलीज़ करने का काम करेगा एड्रिनल मेड्यूला। जो हमारी एड्रिनलिन ग्लैंड है ना उसका मेड्यूला पार्ट होता है, वो रिलीज़ करता है एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन दोनों हार्मोन को, ठीक है। और इसका जो कोर्टेक्स पार्ट होगा उसके 3 टाइप होते हैं, वो अलग अलग टाइप के हार्मोन्स रिलीज़ करेंगे ये तो, ठीक है। तो 3F एड्रिनलिन याद रखना आपको। अगला है क्वेश्चन नंबर 43, द कैंसर ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इज कॉल्ड एज, जो स्तन ग्रंथियों है उसके कैंसर को क्या कहेंगे? तो याद रखना इसको कहते हैं हम कार्सिनोमास कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास 44,
कोल्चिसिन समसूत्री विभाजन की किस प्रावस्था को संदर्भित करता है? देखो होता क्या है, एक ड्रग है कोल्चिसिन, और किससे मिलता है ये? कोल्चिकम ऑटोमोनियल प्लांट से ये मिलता है कोल्चिसिन। और क्या करता है ये? पॉलीप्लॉइडिकोस करने के लिए हम कोल्चिसिन का यूज़ करते हैं, ठीक है, पॉलीप्लॉइडिकोस करने के लिए। और ये क्या करेगा? मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है उसको इनहिबिट कर देगा, यानी मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर प्लेट पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, है ना। और इकट्ठे होने के बाद में मेटाफेज के बाद में एनाफेज आएगी। एनाफेज में क्रोमोसोम का क्या होगा? डिसइंटीग्रेशन। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है आधा ऊपर की तरफ मूव होगा और आधा नीचे वाले पोल की तरफ मूव होगा। तो ये ऐसे मूव नहीं होने देगा, सारा ही क्रोमोसोम को एक ही साइड में मूव करवा देगा। तो मेटाफेज में ये इनहिबिट करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। कौन कैल्सिटोनिन का स्रावन करता है? कौन सी सेल्स होगी जो कैल्सिटोनिन हार्मोन बनाएगी? ठीक है, तो याद रखना ये अपनी एक थायराइड ग्लैंड है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे ना ह्यूमन की तो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। और दो टाइप के हार्मोन बना दिए ये, एक तो थायरोक्सिन और दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो और कौन सी सेल है थायराइड की? भी थायराइड की सी सेल्स होती है, वो कैल्सिटोनिन का सिक्रेशन करेगी, ठीक है। और कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन कैल्शियम से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर अपने 46। हिस्टोन प्रोटीन में अधिकता होती है, यानी कौन से अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं हिस्टोन में? तो याद रखना आर्जिनिन और लाइसिन, ये दोनों ज़्यादा अमाउंट में होते हैं हिस्टोन में, आर्जिनिन और लाइसिन। अगला है क्वेश्चन नंबर 47। डेस्मोसोम्स इज एसोसिएटेड विथ, डेस्मोसोम किससे संबंधित है? तो जंतु कोशिका आसंजन से संबंधित है। अगला है क्वेश्चन नंबर 48। डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर इज, डीएनए का वह खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है उसको क्या कहेंगे? तो याद रखना क्रॉसिंग ओवर में जो पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं हम क्रॉस यानी रिकॉन, याद रखना है, ठीक है। और म्यूटेशन की यूनिट है म्यूटोन, और रिकॉम्बिनेशन की सिस्ट्रॉन। अगला है क्वेश्चन नंबर 49। एक दंपति के 4 लड़कियां हैं, ठीक है, 4 तो लड़कियां हैं, और 5वें बच्चे के लड़का होने की कितने प्रतिशत संभावना है? याद रखना किसी भी दंपति के 4 या 400 भी लड़कियां हो ना, तो भी उसके अगला जो बच्चा है वो लड़का होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% ही होगी, क्योंकि मेल में 2 टाइप के स्पर्म बनते हैं, एक होते हैं एक्स क्रोमोसोम वाले, दूसरे हैं वाई क्रोमोसोम वाले। तो 50-50% दोनों टाइप के हैं, तो बच्चे होने की जो पॉसिबिलिटी है वो चाहे पहली कंडीशन पे देखो या लास्ट कंडीशन पे देखो, हमेशा 50% ही होगी। तो अपना ऑप्शन हो गया सेकेंड। अगला है क्वेश्चन नंबर 50। एक द्विसूत्री डीएनए में 18% साइटोसिन है, तो दूसरे क्षारों का क्या प्रतिशत होगा? तो याद रखना जितना एडिनिन होता है ना उतना डीएनए में थाइमिन होगा, और जितना ग्वानिन होता है उतना साइटोसिन होगा। तो देखो उसने क्या दिया, साइटोसिन कितना है 80%, 18%, तो साइटोसिन मतलब अपना जो ग्वानिन है वो भी 18% हो जाएगा। तो ग्वानिन 18% किस में है? देखो सी वाला ऑप्शन, ठीक है। 18-18 36 हो गया, तो रिमेनिंग 36 के बाद में 64% कौन सा होगा? एडिनिन और थाइमिन को मिला के, यानी ये दोनों 32% हो जाएंगे। तो इस तरह से काउंट करते हैं हम इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 51। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो डीएनए, किसमें डीएनए नहीं होता है? तो याद रखना डीएनए किसमें नहीं होता है? मैच्योर मेम्ब्रेन आरबीसी में डीएनए नहीं होगा। अगर हम प्लांट की प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट में जो सिव ट्यूब्स एलिमेंट होते हैं उनमें भी मैच्योर सिव ट्यूब्स एलिमेंट में, सिव सेल्स में डीएनए नहीं होता है, लेकिन इमेच्योर आरबीसी कहे ये तो उसमें प्रेजेंट होगा। और ऐसे 2 मैमल्स हैं जिनके आरबीसी में डीएनए प्रेजेंट होता है, वो कौन से हैं? तो एक है ऊंट और दूसरा है लामा, जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक दंपति जिनका रक्त समूह AB और O है ने एक लड़के को गोद लिया, बाद में उनके जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ, तो गोद लिए बच्चे का रक्त समूह क्या होगा? अरे भाई दंपति का ब्लड ग्रुप AB और O है, ठीक है, और इन्होंने एक बच्चे को गोद लिया, तो गोद लिया उस बच्चे का ब्लड ग्रुप और इनके ब्लड ग्रुप में कोई रिलेशन है ही नहीं ना, ठीक है। और फिर उनका जुड़वा बच्चे का जन्म हुआ, ये पूछा कि गोद लिए बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो इनके ब्लड ग्रुप से और जो गोद लिया बच्चा है उसके ब्लड ग्रुप में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देखो अगर इस ऑप्शन देखें तो चौथा वाला हम टिक कर सकते हैं, कोई नहीं, ठीक है। और वैसे इस क्वेश्चन को डिलीट भी कर गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। आपको कथन दे रखे हैं 2, उसमें से देखना है कौन सा सही है गलत है। पहला, जीरा और धनिया मसाला देने वाले पादप है,
ठीक है, सही बात है। और दूसरा कथन है दोनों में फल का उपयोग किया जाता है, दोनों सही बात है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन दोनों कथन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। यहाँ पे आपको प्लेसेंटा, उसके बैरियर्स और उसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। ठीक है, और याद रखना ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। रासायनिक खादों में उपयोग होने वाले रोग हैं। याद रखना जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ना हम, इससे कौन सा डिजीज़ होता है, इससे मिथेनोग्लोबिनिमिया डिजीज़ होगा। ठीक है, मिथेनोग्लोबिनिमिया। जैसे मिनी मटर डिजीज़ है, देखो मिनी मटर डिजीज़, इटाई सिकल सेल एनीमिया, ये अलग डिजीज़ है। ठीक है, ये हमारे डिजीज़ हैं। ठीक है ना, जो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स वगैरह की वजह से होते हैं। जैसे इटाई है वो कैडमियम की वजह से होगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी की जो स्ट्रक्चर है वो सिकल शेप्ड हो जाएगी। और ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होता है कि आरबीसी की जो अपनी जो बीटा चेन होती है ना, उसमें वेलिन को ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस कर देता है, इसलिए इसकी शेप बिगड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। पौधों में हरित रोग का क्या कारण है। ठीक है, क्लोरोसिस किस वजह से होगा, तो याद रखना क्लोरोसिस किसी एक एलिमेंट की वजह से नहीं होगा, ये 3-4 एलिमेंट्स के साथ में होता है। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 57। C3 प्लांट्स में CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी रिसेप्टर ऑफ CO2 इन C3 प्लांट्स। तो याद रखना इसमें RUBP या रूबिस्को जो एंजाइम होता है वो प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होगा C3 प्लांट में। और अगर C4 प्लांट की बात करें या केम प्लांट की बात करें तो उसमें प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होगा पेप, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, पेप कार्बोक्सिलेज उसका C4 प्लांट में होगा और C3 में रूबिस्को होगा। और इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन प्रेजेंट है या एंजाइम प्रेजेंट है वो भी रूबिस्को है। और याद रखना रूबिस्को जो एंजाइम होता है उसकी ड्यूअल नेचर होगा, वो कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों कंडीशन में काम कर रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। ऑक्जेलिक एसिड का RQ रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना है ऑक्जेलिक एसिड का। तो याद रखना एसिड का जो कोई भी ऑर्गेनिक एसिड का नेम देते हैं और उसका RQ की वैल्यू पूछे तो याद रखना हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी। ठीक है, एक किसका होता है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट का, और फिर प्रोटीन और फैट का लेस देन 1 होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का मोर देन 1। तो ऑप्शन C 4। अगला है क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे एब्सिसिक एसिड से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है यह एक प्राकृतिक वृद्धि अवरोधक हार्मोन है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दूसरा पौधों के लिए गैसीय हार्मोन नहीं, गैसीय हार्मोन एब्सिसिक एसिड नहीं होता है, गैसीय हार्मोन होता है इथाइलिन। तो पहले ही सही है अपना, केवल A पहला ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 65। वह क्षेत्र जहां 2 पारिस्थितिक तंत्र अतिव्यापन करते हैं, द एरिया वेयर 2 इकोसिस्टम ओवरलैप्स ईच अदर। तो जहाँ पे 2 इकोसिस्टम ओवरलैप होते हैं उसको बोलते हैं हम इकोटोन, और मैक्सिमम जो डाइवर्सिटी होती है वो भी इकोटोन में ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, और इकोटोन में जो दोनों इकोसिस्टम को जो डिफरेंट करने वाली लाइन है उसको हम एज लाइन बोलते हैं। ठीक है, और इकोटाइप और निके ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 66। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी है वो पूछा है। तो CO2, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये तीनों ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसके अलावा मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है अपने। सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किसका, CO2 का, उसके बाद में मीथेन का, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और सबसे ज़्यादा कम नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। शिशु के जन्म में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। पहला ऑक्सीटोसिन, दूसरा LH, तीसरा रिलैक्सिन और चौथा FSH। तो याद रखना ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन हार्मोन ये बच्चे के बर्थ में हेल्प करते हैं। ठीक है, और कौन क्या काम करेगा, तो ऑक्सीटोसिन तो लेबर पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो रिलैक्सिन है, रिलैक्सिन क्या करेगा, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस उसका जो जॉइंट्स है उसको थोड़ा रिलैक्स करेगा ताकि थोड़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाए और बच्चा यूटेरस से इजीली बाहर आ जाए। ये दोनों के काम है। चौथा ऑप्शन सही है अपना, A एंड C। अगला क्वेश्चन 68। कोशिकांग जो शुक्राणु के मध्य में पाए जाते हैं, कौन से होते हैं वो, तो माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, और सेंट्रियोस। 2 टाइप के सेंट्रियोस होते हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोस। ऑप्शन 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 69। 32 सेल्स एम्ब्रियो विल बी फॉर्म्ड बाय। 32 सेल का एम्ब्रियो कितने क्लीवेज या कितने माइटोसिस से बनेगा वो आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो 5 क्लीवेज एंड 31 माइटोसिस, ठीक है। और क्लीवेज क्या होते हैं, देखो क्लीवेज भी सेम माइटोसिस के जैसा ही होगा, लेकिन इसमें ग्रोथ फेज एब्सेंट रहेगी, ठीक है। सेल डिवाइड तो होती रहेगी लेकिन सेल की ग्रोथ नहीं होगी, तो उसको हम क्लीवेज कहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 70, ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण क्या कहलाएगा? द एम्ब्रियो विद ब्लास्टोपोर इज कॉल्ड ग्रेस्टुला। ब्लास्टोपोर वाले एम्ब्रियो को हम बोलते हैं ग्रेस्टुला, न कि ब्लास्टुला, याद रखना ग्रेस्टुला। मोरुला, ब्लास्टुला और ग्रेस्टुला ये डेवलपिंग स्टेज होती है एम्ब्रियो की। अगला क्वेश्चन है 71, विच एग बियर्स माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल किसके एग में प्रेजेंट होता है? तो वो सेंट्रोलेसिथल यानी इंसेक्ट के एग में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और सेंट्रोलेसिथल एग वो होते हैं जिनका जो साइटोप्लाज्म होगा वो सेंटर की तरफ होता है। अगला क्वेश्चन है 72, यूथी और संध्याचर प्राणी को समलभोजिता दर्शाता है। ग्रिगेरियस और कार्पुस्कुलर एनिमल कौन सा है ना? यानी कोप्रोफिली। कोप्रोफिली मतलब ऐसा एनिमल्स जो खुद की फीस को यानी खुद के मल को खाता है, उसको बोलते हैं हम रेबिट। रेबिट ऐसा करता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 73, एस्केरिस में उत्सर्जी अंग कौन से होते हैं? तो एच शेप के एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होते हैं एस्केरिस में, और सबसे कम क्रोमोसोम भी 2 एस्केरिस में ही होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 74, अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए कौन सा कथन सत्य है वो आपको देखना है, ठीक है। तो सही है, सिस्टोल इज सडन बट डायस्टोल इज ग्रेजुअल। इसमें सिस्टोल अचानक होता है लेकिन जो डायस्टोल होता है वो धीरे धीरे होता है। सिस्टोल तो फटाफट हो जाएगा, डायस्टोल धीरे धीरे होता है। सेकेंड ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 75, फिताकृमि में ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स का अलग होना क्या कहलाएगा? उसको बोलते हैं एपोलाइसिस। अगला है क्वेश्चन नंबर 76, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स सेल्स इन द बॉडी ऑफ वॉल ऑफ एस्केरिस। एस्केरिस में लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कितनी प्रेजेंट होगी? याद रखना 600 प्रेजेंट होती है, ठीक है, 600 एस्केरिस में। अगला है क्वेश्चन, कैंथेरिडीन किससे मिलेगा? देखो ये क्वेश्चन 2 बार पूछा हुआ है, ठीक है। 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, और 2011 में भी आया हुआ है। तो कैंथेरिडीन मिलता है किससे? ब्लिस्टर बीटल से मिलता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा करेक्ट मैच नहीं है वो देखना। देखो एपीकल्चर यानी हनी भी सही है, सेरिकल्चर सिल्क मॉथ वो भी सही है, वर्मी कल्चर अर्थवॉर्म, और पाइसिकल्चर पर्ल ऑयस्टर नहीं होता है, पाइसिकल्चर होता है फिश से रिलेटेड, ठीक है। तो ये वाला अपना करेक्ट ऑप्शन। अगला है 79, निम्नलिखित में से कौन सी आनुवंशिकी रूपांतरित किस्मों में वृहद स्तर पर उगाया जाता है? कौन सी ऐसी प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड वेराइटीज है जिनको हम बहुत ज़्यादा उगाते हैं? तो कॉटन और सोयाबीन। अपने इंडिया में सिर्फ कॉटन को उगाते हैं, बाकी सोयाबीन को दूसरी कंट्रीज़ में उगाते हैं, अमेरिका वगैरह में। अगला है क्वेश्चन नंबर 80, इसमें आपको फ्लोरल फार्मूला पूछ लिया था पोएसी फैमिली का, है ना। अगर आप देखो पोएसी फैमिली में अगर फार्मूला, तो ये जो बी वाला है वो सही, फर्स्ट वाला सही हो सकता है, ठीक है, पेरियंथ प्रेजेंट होता है उसमें। लेकिन ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था क्योंकि इसमें जो गायनोशियम है वो 3 दे रखे थे, है ना। तो 1 से लेकर 3 तक हो सकते हैं पोएसी फैमिली में, इसलिए डिलीट कर दिया था ये क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 81, कौन सा सही है वो देखना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। पहला K4, और K4 के बाहर ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या होगा? फ्यूज्ड टेपल्स, नहीं टेपल्स नहीं होता है ना, के को बोलते हैं हम कैलिक्स, है ना। कैलिक्स मतलब सेपल कहेंगे, सेपल नहीं दिया इसने, गलत है। फिर दूसरा दे रखा है P4 और बाहर ब्रैकेट, और तो ये टेपल्स होंगे, लेकिन इसके लिए इसने सेपल दे दिया, ये भी गलत हो गया। और C दे रखा है इसने, C मतलब कोरोला 4 है और फ्यूज्ड है, तो और उसको पेटल्स कहाँ है इसने, सही है, तो ओनली C वाला सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, अरस्तु की लालटेन पाई जाती है, तो अरस्तु की लालटेन किसको बोलते हैं? हम सी अर्चिन को बोलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 83, केचुए, स्कोलोपेंड्रा और कॉकरोच में क्या समानता है? तो याद रखना तीनों में मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होंगे, यानी बॉडी बहुत सारे खंडों में डिवाइडेड होती है, और बायलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है, ठीक है। 83 का फर्स्ट ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 84, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका स्पेसिफिक फीचर है? तो याद रखना वाटर कैनाल सिस्टम पूछे ना, वाटर कैनाल सिस्टम, तो वो होता है पोरीफेरा का,
ठीक है, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसका होता है, इकाइनोडर्मेटा का फीचर है। ऑप्शन सेकेंड, ओनली सी वाला। अगला है क्वेश्चन नंबर 85, क्या कहता है ये, द्विअरी प्राणी जिसमें लेसो कोशिकाएं पाई जाती है। बायरेडियल एनिमल्स विच बियर्स लेजो सेल्स, वो किस किस में है, पहला है बोरोई, बिरोई, हाइड्रा, टिनोप्लाना और सी एनिमोन। याद रखना बोरोई और टिनोप्लाना इन दोनों में बायरेडियल भी है ये और लेसो सेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, देखो हाइड्रा में और सी एनिमोन में होती नहीं, तो वैसे भी आप ऑप्शन टिक कर सकते थे ये। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 86, क्या कहता है ये, बक्कल डायवर्टिकुलम एंड प्रोबोसिस ग्लैंड आर फाउंड इन। तो देखो प्रोबोसिस जो ग्लैंड होती है ना, किस में प्रेजेंट होती है, वो बेलेनोग्लोसस यानी हेमिकोरिडा का कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकोग्लोसस बेलेनोग्लोसस का कैरेक्टरिस्टिक्स है। 86 का थर्ड ऑप्शन। अगला है 87, ट्री प्लेसेंटा इज फाउंड इन ट्रू प्लेसेंटा किस में प्रेजेंट होगी, तो ट्रू प्लेसेंटा है ओनली यूथीरिया में प्रेजेंट होगी, सारे मेमल्स में नहीं होती है। ट्रू प्लेसेंटा किस में होगी, यूथीरिया में। अगला क्वेश्चन से, शिशु जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों से दूध के स्रवण के लिए कौन सा हार्मोन प्रेरित करेगा, मैंने पहले ही बता दिया था। देखो दूध स्रवण यानी सिक्रेशन ऑफ मिल्क के लिए तो प्रोलैक्टिन हार्मोन है, लेकिन उसको बाहर निकालना ब्रेस्ट से, जो फीमेल के जो ब्रेस्ट से मिल्क बाहर आएगा मेमरी ग्लैंड से, उसके लिए कौन सा होगा, उसके लिए तो ऑक्सीटोसिन है, लेकिन सिक्रेशन प्रोलैक्टिन से होगा। इसको शॉर्ट में PRL भी बोलते हैं हम। अगला है क्वेश्चन नंबर 89, रेट ऑफ क्लीवेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ योग, ये किसका रूल है, ये देखना ये बाल्फोर का रूल है। ठीक है, बाल्फोर ने ये नियम दिया था, यानी योग का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा क्लीवेज की रेट उतनी ही कम होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 90, जीवों में नामकरण की पद्धति से संबंधित पूछा है इसने, दो नाम दे रखे हैं विटेकर और स्ट्रिकलैंड, तो ये दोनों ही से रिलेटेड है ना। अगला है क्वेश्चन नंबर 91, आपको यहाँ पे मैच करवाना है। पहला है एवीज, तो याद रखना एवीज में सिर्फ एक ही ओवरी होगी, तो पहले का सी देखो डायरेक्ट ही चौथा ऑप्शन आ गया। फिर बी दे रखा है मेमल्स, मेमल्स में कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होगा, ये कॉर्पस कैलोसम सिर्फ मेमल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। और क्या होता है कॉर्पस कैलोसम, देखो जो अपना सेरेब्रम में जो प्रमस्तिष्क होगा उसके दो पार्ट होते हैं, दो हेमिस्फीयर होंगे राइट और लेफ्ट, तो दोनों हेमिस्फीयर को जो जोड़ने वाली स्ट्रक्चर है ना, उसको हम कॉर्पस कैलोसम कहेंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ मेमल में प्रेजेंट होता है। अगला है एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में क्या होगा, 3 चैम्बर्ड का हार्ट होगा। ठीक है, और फिर है इलास्मोब्रेंकाई, ये कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है इलास्मोब्रेंकाई का, तो इस तरह से आपको मैच करवाना था, चौथा ऑप्शन सही है। अगला है क्वेश्चन नंबर 92, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस में होगा, यूरोकोडेटा में। देखो जो कोडेटा हमारा जो किंगडम है, फाइलम है कोडेटा, उसको वापस तीन पार्ट में डिवाइड किया है ना, 3 सब फाइलम है उसके, यूरोकोडेटा, सिफेलोकोडेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो जो यूरोकोडेटा है उसमें रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 93, अमीबा के लिए कौन सा सही है वो आपको देखना है। पहला जूट्रोपिक, लेंटिक, एसेलुलर और किंगडम मोनेरा। अमीबा कहाँ आता है पता है ना आपको, अमीबा की जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक नहीं होगी, यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर जो एनिमल्स होते हैं वो प्रोटिस्टा में आते हैं। तो देखो किंगडम मोनेरा तो होगा नहीं, तो डी वाला ऑप्शन तो वैसे कट गया। तो पहला ऑप्शन, दूसरा और चौथा इन सब में डी आ रहा, तो ये तो वैसे कट गया, तो ऑप्शन अपना कौन सा सही हो गया, तीसरा, यानी ये जूट्रोपिक होगा, लेंटिक होगा और एसेलुलर स्ट्रक्चर है, या यूनिसेलुलर कह सकते हैं इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 94, द रिलेशनशिप बिटवीन शार्क एंड पायलट फिश इज, शार्क और पायलट फिश का जो रिलेशनशिप वो क्या है, वो है कमेंसलिज्म। ठीक है, सहभोजिता है। और कमेंसलिज्म में क्या होगा, देखो इसमें एक एनिमल को तो फ़ायदा होता है, लेकिन एक न्यूट्रल रहता है, उसको न तो फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान है। तो यहाँ पे जो पायलट फिश है इसको तो क्या होगा, पायलट फिश को तो फ़ायदा होगा, इसको फूड मिल जाएगा शार्क के साथ में, लेकिन शार्क को न तो इससे कोई फ़ायदा है, न ही इससे नुकसान है। ठीक है, ये सहभोजिता वाला याद रखना। जैसे कोई गाय भैंस कहीं पे घास चर रही है, तो उसके साथ में आपने देखा वो होगा बहुत सारी बर्ड्स भी उड़ती रहती है, तो बर्ड्स को भी फ़ायदा मिलता है, उस घास में से जो इंसेक्ट निकलेंगे उसको खाएंगे, लेकिन गाय भैंस को उससे कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं है, तो उसको बोलते हैं हम कमेंसलिज्म, सहभोजिता कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 95, मिनीमाटा डिजीज़ किससे होता है, तो याद रखना मिनीमाटा जो डिजीज़ है वो मरकरी से होगा, HG से होगा, मरकरी या पारे से होता है मिनीमाटा डिजीज़। ठीक है, कैडमियम से होता है ईटाई।
देखो यहाँ पर इसने ये भी दिया है कमी अधिकता से, तो मरकरी की अधिकता से, HG की अधिकता से होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, पौधों में रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। देखो प्लांट में मेनली बेसिकली 3 टाइप का ट्रांसपिरेशन होगा, और ट्रांसपिरेशन क्या होता है, वाटर का वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होना ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। और 3 टाइप का, स्टोमेटल, क्यूटिकुलर और लेंटिकुलर। तो सबसे ज़्यादा होता है स्टोमेटल, 80 से 90% होगा। अगला क्वेश्चन है अपना 97, वाटर पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज। याद रखना, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल या ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहें तो वो हमेशा 0 ही होता है, और ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसमें कुछ भी आपने सॉल्यूट ऐड किया तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल कम होता जाएगा, मतलब माइनस में जाएगा। वाटर पोटेंशियल भी कम होगा, मतलब माइनस में जाएगा। तो प्योर वाटर का मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम कितना होता है, तो 0 होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 98, नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये क्वेश्चन आ गया था पहले, वहाँ पे मैंगो का पूछा था। तो सीड एंड एंडोस्पर्म, ठीक है। और एंडोस्पर्म, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, इनका जो एंडोस्पर्म होता है वो ट्रिप्लोइड होता है, ट्रिपल फ्यूजन से इसका फॉर्मेशन होगा। आपने पढ़ा होगा एंजियोस्पर्म प्लांट में डबल फर्टिलाइजेशन होगा। और कैसे होता है डबल फर्टिलाइजेशन, देखो पहली बार तो हमारा एग सेल और एग सेल के साथ में मेल गैमेट का फ्यूजन होगा, उसको सिनगेमी कहेंगे, उससे जाइगोट बनेगा। और जो दूसरा मेल गैमेट होता है, दूसरा मेल गैमेट क्या करेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होगा। इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि जो हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो 2n है, और आने वाला मेल गैमेट कौन सा है, n है। तो 2n + n कौन सी स्ट्रक्चर बन रही है, यहाँ पे 3n स्ट्रक्चर बनती है, जिसको बोलते हैं हम PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और उसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा, और एंडोस्पर्म का वर्क है डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। और डेवलपमेंट के बेसिस पे जो एंडोस्पर्म है वो 3 टाइप का होता है। सबसे पहला आता है फ्री सेंट्रल, दूसरा आता है सेलुलर, और तीसरा होता है हेलोबियल। ठीक है, ये एंडोस्पर्म के टाइप होते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 99, अंडजनन में निर्मित ध्रुवकाय, द पोलर बॉडी फॉर्म ड्यूरिंग oogenesis इज। तो याद रखना, oogenesis में जो पोलर बॉडीज बनती है वो सारी हेप्लॉइड होती है, 3 बनती है ये। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 100, द डिवीजन इन क्लीवेज इज। क्लीवेज में जो डिवीजन होता है वो किस टाइप का होगा, तो याद रखना वो माइटोसिस ही होता है, लेकिन ग्रोथ फेज एब्सेंट होगी, माइटोसिस विदाउट ग्रोथ फेज, इसको हम क्लीवेज कहेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 101, कॉकरोच में जो कंपाउंड आई होती है उसकी यूनिट क्या है, द यूनिट ऑफ कंपाउंड आईज ऑफ कॉकरोच इज। उसको बोलते हैं ओमिटिडियम। ठीक है, ओमिटिडियम बोलते हैं कंपाउंड आई की यूनिट को, यानी बहुत सारे ओमिटिडियम होंगे और उन सब से मिलके एक आँख बनी होती है। ठीक है, तो याद रखना कंपाउंड आई का मतलब क्या है, कॉकरोच में जितने ओमिटिडियम होंगे उतनी इमेज बनेगी उसकी आँख में। अपनी तो एक आँख में एक ही इमेज बनती है, लेकिन याद रखना कॉकरोच में अगर एक आँख में ओमिटिडियम का नंबर 100 है तो उसकी एक आँख में किसी भी ऑब्जेक्ट के 100 इमेज बनेंगे। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 102, हेक्सालेंथ लार्वा किस में प्रेजेंट होगा, तो याद रखना हेक्सालेंथ टेप वर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, टेप वर्म मतलब फीताकृमि को बोलते हैं हम, टिनिया को। अगला है क्वेश्चन नंबर 103, आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है वो देखना है। तो पहला है मैक्सिमम एसेंट ऑफ सेप अकर ड्यूरिंग डे। दिन के टाइम में मैक्सिमम एसेंट ऑफ सेप होता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों होता है पता है, क्योंकि दिन के टाइम में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन होगा, और ट्रांसपिरेशन से किससे क्या होगा, देखो एसेंट ऑफ सेप के लिए बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होगी आपने, उसमें एक आता है कोहिजन एडिशन थ्योरी। ठीक है, या उसको एक और नाम दे रखा है ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी किसने दी थी, वो दी थी डिक्सन और जोली ने। और ये थ्योरी ये कहती है कि दिन में प्लांट में ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होने से क्या होगा, प्लांट क्या करेंगे, ट्रांसपिरेशन में वाटर को वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज करते रहेंगे। ठीक है, पानी होता है वो जल वाष्प के रूप में प्लांट से उड़ता रहेगा, तो प्लांट की लीफ में क्या होगा, पानी की कमी हो गई, तो वहाँ पे एक नेगेटिव ग्रेडियंट डेवलप हो गया वाटर का। तो वो जो नेगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हुआ है वाटर का, वो क्या करेगा, नीचे से पानी को ऊपर की तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ पुल करेगा। तो इस थ्योरी को बोलते हैं हम ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। और दिन के टाइम ही ट्रांसपिरेशन होगा, तो मैक्सिमम एसेंट ऑफ सेप भी दिन में ही होगा। पहला ऑप्शन सही है अपना। अगला है क्वेश्चन नंबर 104, विच इज कोल्ड एज काइमेरिक डीएनए। काइमेरिक डीएनए किसको कहेंगे, वो डीएनए जिसमें हमने हमारा कोई डिजायर्ड डीएनए का पार्ट या डीएनए फ्रेगमेंट, हमारे डीएनए में हमने बाहर से कोई डीएनए जब जोड़ रखा है ना, उसको हम काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहेंगे। तो काइमेरिक का मतलब ही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। 104 का पहला ऑप्शन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 105,
विच ऑफ द फॉलोइंग आर पल्स प्लांट, यानी दाल वाले पौधे कौन से हैं। तो दाल वाले के लिए याद रखना आपको, जो फेबेसी फैमिली में जितने भी आते हैं वो पल्स फैमिली बोलते हैं उसको, सारी पल्सेज ही हैं वहाँ पे, ठीक है। तो पाइसम जैसे मटर है, विग्ना मुंगो है, विग्ना रेडिएटर है, साइसर एराइमटिना में, ये सारे पल्स है यानी मटर है। बाकी जिया और टिट्रिकम, जिया मतलब जिया में हम बोलते हैं मक्के को, टिट्रिकम बोलते हैं गेहूँ को, ये पोएसी फैमिली में आते हैं, ये नहीं हो सकते हैं, है ना। जिया और विग्ना नहीं हो सकता, विग्ना है लेकिन जिया नहीं है। पाइसम और टिट्रिकम नहीं हो सकता, पाइसम है लेकिन टिट्रिकम नहीं है, तो पाइसम और विग्ना अपना ऑप्शन सही हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 106, ओवरीज इन अर्थ फॉर्म आर फाउंड इन, जो केचुआ होता है उसमें ओवरी कौन सा सेगमेंट में प्रेजेंट होगी, तो याद रखना ओवरी 13 यानी 13वें सेगमेंट में प्रेजेंट होगी। अगला क्वेश्चन नंबर 107, गट्टेशन इन प्लांट अकर्स थ्रू, गट्टेशन कहाँ से होता है, तो गट्टेशन होता है हाइडेथोड्स के थ्रू। और देखो क्या होता है गट्टेशन, आपने देखा होगा अगर आप सुबह सुबह गार्डन में जाओ सर्दी के दिनों में, तो आप देखते हो जो छोटी छोटी ग्रासेस होती है, ग्रासेस की लीफ की मार्जिन पे छोटी छोटी आप पानी की बूंदें देखते हो, जो पानी की बूंदें जो रिलीज़ हो रही है ना, वही हमारा गट्टेशन कहलाता है, ठीक है। उसी को हम बिंदु स्राव बोलते हैं। और लीफ की मार्जिन पे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और एक सेल्स होती है स्पेसिफिक टाइप की सेल्स, उन सेल्स को बोलते हैं हम हाइडेथोड्स। और वही सेल क्या करती है, गट्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और याद रखना जो गट्टेशन का वाटर होता है वो प्योर नहीं होता है, उसमें बहुत सारे सॉल्ट भी मिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसपिरेशन से जो वाटर रिलीज हो रहा है ना, वो प्योर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सैटेलाइट डीएनए इज अ यूजफुल टूल इन, सैटेलाइट डीएनए किस में काम आता है, तो याद रखना सैटेलाइट डीएनए सबका स्पेसिफिक होता है, तो ये फोरेंसिक साइंस में काम आता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 109, इन विच सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म सीटी आर एब्सेंट, अर्थवर्म के अर्थ मतलब केचुओं की बात कर रहे हैं, कौन से सेगमेंट में सीटी प्रेजेंट होगी। याद रखना बहुत सारे सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ एब्सेंट होगा, तो फर्स्ट में भी सीटी नहीं होगी। और सीटी क्या होते हैं, जो चलता है ना केचुआ, उसके चलने की जो ऑर्गन्स होते हैं उनको हम सीटी बोलते हैं। तो फर्स्ट में नहीं होगा, लास्ट में भी नहीं होगा, और 15, 14, 15, 16 टोटल 5 सेगमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सीटी नहीं होगी, फर्स्ट एंड लास्ट और 13, 14 14, 15, 16। तो ऑप्शन हो गया अपना फोर्थ, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 110, आपको मैच करवाना है। देखो पहला है दे रखा है आपको रेबिट, तो देखो रेबिट में क्या होता है, तो रेबिट में याद रखना लेरिंग्स होगा, है ना। रेबिट बोलता है कैसे लेरिंग्स, जितने भी मेमल्स है वो सारे लेरिंग्स से ही तो बोलते हैं। तो पहले का सी हो गया, पहले का सी मतलब देखो तीसरा ही ऑप्शन हो गया। फिर देखिए हम पिजन, कबूतर, कबूतर में क्या होता है, कबूतर बर्ड्स है, तो बर्ड्स में होता है साइरिंग्स, है ना, साइरिंग्स से बोलते हैं कबूतर, तो दूसरे का पहला हो गया। तीसरा है फ्रॉग, फ्रॉग में क्या होगा, फ्रॉग में याद रखना वोकल सेक्स होते हैं, ध्वनि कोश। और फिर है कॉकरोच, कॉकरोच में होता है एनल सरकाई, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन अपना सही है। मैचिंग वाले क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे होते हैं, आपको अगर 1-2 भी पता है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा, और अगर वो पहला दूसरा ही आपने गलत कर दिया तो फिर तो क्वेश्चन ही गलत है। अगला है क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल्स ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी किसको नाम दिया है, तो याद रखना गंगा डॉल्फिन, गंगा नदी में जो डॉल्फिन होती है ना उसको हम नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहते हैं, ठीक है। 2018 में इसको घोषित किया था, और ये जन्म से ही अंधी होती हैं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 112, इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर वेवलेंथ ऑफ, जो इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसकी वेवलेंथ क्या होगी, तो याद रखना इसमें सही वेवलेंथ कोई दी नहीं थी, तो ये क्वेश्चन को कर दिया था डिलीट। अगला है क्वेश्चन नंबर 113, आपको इनकरेक्ट पेयर मैच करवाना है। कुछ नेशनल पार्क के नेम दे रखे हैं, और नेशनल पार्क में कौन सा एनिमल है वो आपको सही से मैच देखना है, और एक ऐसा है जिसमें मैचिंग नहीं है। पहला है राइनोसिरोस, राइनोसिरोस मतलब गेंडे कहाँ प्रेजेंट हो गए, काजीरंगा नेशनल पार्क जो असम में है, सही बात है, मिला रखा है सही। एलिफेंट पेरियार नेशनल पार्क केरल में है, ये भी सही है। तीसरा आता है लोयन, लोयन कहाँ पे है, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में, नहीं सरिस्का है, रणथंभौर है, इसके अलावा रामगढ़ विषधारी है, और एक और है हमारे पास क्या नाम है इसका, मुकुंदरा हिल्स। ये 4 हमारे पास टाइगर रिजर्व है राजस्थान में, जहाँ पे लोयन नहीं होकर टाइगर प्रेजेंट है, तो सरिस्का में टाइगर होगा, ठीक है, लोयन नहीं होगा। लोयन कहाँ पर है, लोयन है हमारे पास गिर फॉरेस्ट गुजरात में, तो तीसरा हमारा सही हो गया। और मस्क डियर तो केदारनाथ में ही है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 114, वेयर एंड व्हेन द शेषाचलम बायोस्फीयर वाज एस्टेब्लिश्ड, जो शेषाचलम है, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे
स्थापित किया गया है शेषाचलम। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? शेषाचलम में आंध्र प्रदेश में। और कब हुआ था ये? 2010 में। अगर आपको स्टेट का नेम पता है तो भी हो जाएगा, वैसे सब अलग अलग स्टेट के नेम दे रखे हैं, ठीक है, तो याद रखना शेषाचलम। ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाले क्वेश्चन, ये आपके पीजी लेवल के जो सिलेबस के टॉपिक दे रखे हैं ना उसमें से पूछे हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 115, जो टाइगर प्रोजेक्ट था वो इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था? तो याद रखना 1 अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट। अगर आपको लोयन प्रोजेक्ट पूछे कब हुआ था, तो लोयन प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1972 में। इसके अलावा टर्टल और क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? याद रखना 1975 में, ठीक है। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था इंडिया में? तो एलिफेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1992 में। ये कुछ प्रोजेक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 116, द टेक्निक ऑफ सेपरेटिंग डिफरेंट कोलोइडल मटेरियल्स फ्रॉम द मिक्सचर। अलग अलग टाइप के कोलोइडल पदार्थ है, आपको उसको अलग करना है तो कौन से टेक्निक से करोगे? तो उनको हम अलग करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है करेक्ट स्टेटमेंट फॉर TEM। देखो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है ना वो 2 टाइप का होता है, TEM और ACM, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग कौन सा सही है? 3 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से हमें देखना है। पहला, इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ लाइट। सही बात है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन को यूज़ करते हैं लाइट के स्थान पे। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ग्लास लेंस। ग्लास लेंस के स्थान पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस यूज़ करेंगे, ये भी सही है। अगला है ऑब्जेक्ट कैन बी व्यूड डायरेक्टली बाय लेंस आइज। हम अपनी आंखों से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? ऐसा नहीं होता है, ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन 3। अगला है क्वेश्चन नंबर 118, करेक्ट फॉर गोल्डन राइस। गोल्डन राइस से रिलेटेड पूछा है। पहला दे रखा है देखो, राइस विथ बीटा कैरोटीन। सही बात है, गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए प्रेजेंट होगा। अगला है येलो इन कलर। ये येलो कलर के होते हैं इसीलिए तो इनको गोल्डन राइस बोलते हैं ना, सोने के जैसे दिखते हैं, पीले पीले। और अगला इट इज़ GM राइस। GM मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, तो तीनों ही सही है, ABC आर करेक्ट। अगला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 199 119। क्या कहता है ये? वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायग्नोस्टिक टेक्निक। कौन सी निदान पद्धति है? देखो टेम और सेम तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का टाइप है, तो ये तो हो नहीं सकता। फिर इसने सी ऑप्शन दिया, पहला और दूसरा वो भी नहीं हो सकता। और तो क्या होगा? एलिसा। एलिसा डायग्नोस्टिक फीचर है। और कभी फुल फॉर्म पूछते हैं एलिसा की तो क्या होगी? एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे। एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट ऐसे एलिसा की फुल फॉर्म है, ठीक है। और कभी कभार पूछते हैं कि जो एड्स होता है उसका एलिमेंट्री टेस्ट कौन सा है, तो एड्स का जो एलिमेंट्री टेस्ट है वो भी एलिसा ही है। और जो कन्फर्मेंट्री टेस्ट है वो वेस्टर्न ब्लॉट है एड्स के लिए। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 120, बायोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज जाइमोजन, ठीक है। तो जाइमोजन क्या होता है? एक एंजाइम है ना, लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन इन्होंने डिलीट कर दिया था, ठीक है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहे थे। इसने पहला दे रखा है एक्टिव एंजाइम है, फिर देखा है इनएक्टिव प्रीकर्सर ऑफ प्रोटोलाइटिक एंजाइम, फिर देखा प्रीकर्सर ऑफ ऑक्सीडेटिव एंजाइम, और लास्ट में दे रखा है इनएक्टिव एंजाइम। तो क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। तो इस तरह से हमारा ये 2011 का बायोलॉजी का पेपर था स्कूल लेक्चरर का। इसमें से बायोलॉजी के हमने 120 क्वेश्चन सोल्व करें। अगली क्लास में हम बात करेंगे इसी पेपर के जो साइकोलॉजी के जो 30 क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।